नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में इंडी गठबंधन में सीट बटी रही। आरजेडी ने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना जरूर शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने नए उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। आरजेडी का गया सीट जो है वहां से उम्मीदवार तो आरजेडी का गया सीट से लोकसभा उम्मीदवार तय हो चुका है। कुमार सर्वजीत गया लोकसभा से चुनावी मैदान में होंगे। कुमार सर्वजीत को आरजेडी का सिंबल मिला है और 28 मार्च की तारीख बताई जा रही है जब कुमार सर्वजीत गया लोकसभा सीट से नामांकन करते हुए नजर आएंगे। कुमार सर्वजीत ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को इसके लिए धन्यवाद भी दिया। वहीं अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से आरजेडी का सिंबल मिला है, तो विनोद यादव को नवादा से आरजेडी का सिंबल हासिल हुआ है। वहीं सुरेंद्र यादव जहानाबाद से आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। अर्चना रविदास को जमुई से आरजेडी का सिंबल मिला है। तो ये वो तमाम चेहरे हैं। हालांकि इसकी घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन जो सिंबल मिलने की तस्वीरें हैं वो देखिए, जो कि औपचारिक तौर पर लालू प्रसाद की तरफ से ही किसी को सिंबल देना हो या आधिकारिक कोई ऐलान करना हो, जानकारी दी जाएगी। और देखिए, कुमार सर्वजीत को यह सिंबल हासिल हुआ गया से चुनाव लड़ने के लिए, यानी कि अपने सामने उनके प्रतिद्वंदी होंगे जीतन राम मांझी। अभय कुशवाहा की बात कर लीजिए। औरंगाबाद सीट से अभय कुशवाहा को चुनावी मैदान में आरजेडी की तरफ से उतारा जाएगा क्योंकि इन्हें भी सिंबल मिला है। विनोद यादव नवादा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। और ये वो चेहरे हैं, इन चेहरों को गौर से देखना और इनके पीछे के कैलकुलेशन को समझना जरूरी है, क्योंकि जिन जिन उम्मीदवारों को उतारा गया है उनके सामने एनडीए की तरफ से कौन से उम्मीदवार हैं, उसमें वो जाति वाला समीकरण कैसे सधेगा, उसकी पूरी कोशिश की गई है। क्योंकि बार बार इंडी अलायंस की तरफ से कहा गया कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है विनिंग फैक्टर। तो वहीं जमुई में एलजेपीआर के अरुण भारती और आरजेडी की अर्चना रविदास के बीच सीधा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो ये वो चेहरे हैं। देखिए, आरजेडी ने थोड़ा वक्त लिया, लेकिन अब जो पहले चरण की सीटें हैं, उन पहले चरण की सीटों में आरजेडी की तरफ से कौन कहां से उतरने वाला है, इसे लेकर आज सिंबल जरूर दे दिया गया आरजेडी की तरफ से। लालू प्रसाद की तरफ से इन कैंडिडेट्स ने वो सिंबल ले भी लिया। जमुई में एलजेपीआर के अरुण भारती होंगे और उनके सामने होंगी आरजेडी की तरफ से अर्चना रविदास। ये माना जा रहा है कि इन दोनों ही चेहरों को सामने लाने के पीछे का वो गुणा भाग बताता है कि इस बार चुनावी मैदान में बहुत सारे समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। देखिए, अब ये वो चेहरे जरा आरजेडी की तरफ से विनोद यादव नवादा से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। वहीं जमुई लोकसभा सीट की बात कीजिए तो अर्चना रविदास को आरजेडी ने अपना सिंबल दिया है। वहीं जहानाबाद सीट से सुरेंद्र यादव जो हैं वो आरजेडी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब इनके सामने कौन कौन है वो भी देखते चलिए। एलजेपीआर से अरुण भारती हैं तो उनके सामने आरजेडी से अर्चना रविदास चुनावी मैदान में है। कुमार सर्वजीत की बात कर ले तो गया से कुमार सर्वजीत आरजेडी की तरफ से हैं, तो एनडीए की तरफ से हम से जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में उनके सामने होंगे। और ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्हें चुनावी मैदान में आप देखेंगे तो उसके पीछे अब आप जनता जनार्दन तय करेगी कि उसे किसके साथ खड़ा होना है। यहां पार्टियों की तरफ से जो गुणा भाग करना था, जो जातीय समीकरण साधने थे, वो साध लिए गए हैं। अब ये समीकरण कितने सटीक बैठते हैं, क्योंकि ये पहुंचेंगे जनता के बीच ही। पहले चरण की ये वो तमाम सीटें हैं, नवादा, जमुई, जहानाबाद, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनमें कैंडिडेट के चेहरे आपको दिख रहे होंगे और पार्टी का नाम दिख रहा होगा। जमुई लोकसभा सीट
जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सीट हो जाती है और आरक्षित सीट भी है। गया की सीट आरक्षित सीट है। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मुलाकात की। भाई तीनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई, जिसके बाद अखिलेश सिंह मीडिया के सामने आए। अखिलेश सिंह ने कहा कि सब कुछ जगह पर है, कहीं कोई पेच ही नहीं है। जब न्यूज 18 ने पूछा कि बिना सीट शेयरिंग के ऐलान के आरजेडी अपने प्रत्याशी को सिंबल तक दे रही है, तो अखिलेश सिंह इस सवाल को टालते हुए नजर आए। अखिलेश सिंह ने लालू यादव से मुलाकात की है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राबड़ी देवी का आवास है, यहाँ पे अखिलेश यादव आए थे बात करने के लिए। हम बात करते हैं। अखिलेश जी, क्या बात हुई? लालू कोई बात नहीं हुई। आप लोग इतना ये मत हुई, बात क्या होना है, हो जाएगा। 4 सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक जो मसला है, अरे भाई सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता मत करिए। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ नहीं हुआ और कैंडिडेट आरजेडी ने घोषित कर दिया। कैंडिडेट आरजेडी ने घोषित कर दिया बिना सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के। चलिए अखिलेश सवाल के जवाब देंगे ना। मुलाकात तो मेरी होती रहती है, कौन नई बात है। हम लोग एक साथ सब चुनाव लड़ेगा तो मुलाकात बात तो होती रहनी है। कांग्रेस की हो जाएगा जल्दी, 1-2 दिन में सब। चलिए, तो ये देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मुलाकात लगातार हो रही है, सब कुछ रास्ते पे है। हालांकि बावजूद इसके जो तस्वीर सामने आई कि बिना सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की घोषणा के आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस को क्या कोई आपत्ति नहीं, सीपीआई को क्या कोई आपत्ति नहीं, भाकपा माले को कोई आपत्ति नहीं है क्या? और क्या इसी तरीके से आगे भी जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम का ऐलान किए बगैर प्रत्याशियों को ये पार्टियां जो है सिंबल देती नजर आएगी? कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी ने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है, जिस पर सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी ये जरूर कह रही है कि भाई लालू ने उम्मीदवारों की घोषणा कर कांग्रेस और लेफ्ट को उसकी औकात बता दी है। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के पहले ही लालू प्रसाद ने कांग्रेस को दिखाई औकात, कांग्रेस को हाशिए में लाने का काम किया, कम्युनिस्टों को भी उनकी औकात दिखाने का काम किया। लालू प्रसाद ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। तो बिना सीट बंटवारे के सिंबल बांटने पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का यह कहना है कि सीट बंटवारे के बाद ही उम्मीदवारों को सिंबल देना चाहिए, सभी का सम्मान होना चाहिए। तो आरजेडी कह रही है कि उम्मीदवार तय हो चुके हैं, तो जेडीयू महागठबंधन पर इसे लेकर तंज कस रही है। देखिए, किसी भी गठबंधन में महत्वपूर्ण होता है गठबंधन धर्म, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे का सम्मान। और हम अपने गठबंधन के सहयोगियों से यही अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे इस भाव को समझते होंगे। बेहतर होगा कि गठबंधन का ऐलान हो जाए, सीटों का बंटवारा हो जाए, मीडिया में सारी बातें आ जाए, उसके बाद उम्मीदवारों की घोषणा। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, 28 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और जिसको उम्मीदवार बनाना है पहले चरण में, उसके संबंध में सभी जो उम्मीदवार होने वाले हैं उनको बता दिया गया है। वो अपने कार्यों में लगे हुए हैं और स्पष्ट रूप से घोषणा किसी समय भी हो जाएगी। वाह महागठबंधन का समन्वय। अभी कल तक मनोज झा जी कह रहे थे कि बातचीत चल रही है और बहुत जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा। इसी बीच राजद एक कदम आगे बढ़कर उम्मीदवारों को सिंबल पकड़ाना भी शुरू कर चुकी है और बेचारे कांग्रेस पार्टी और वाम दल के लोग पिछलग्गू बने चल रहे हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है। तो देखिए, सीटों का बंटवारा तो हुआ नहीं, लेकिन आरजेडी की तरफ से अपने प्रत्याशियों को
सिंबल देना शुरू कर दिया गया, जिसे लेकर अब सियासत भी गर्माती जा रही है। कांग्रेस को जवाब देते नहीं सूझ रहा, माले किसी तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए सामने ही नहीं है, और आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई उम्मीदवार तो तय है और इसीलिए हमने सिंबल देना शुरू कर दिया है। और सीट शेयरिंग को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जमुई से अरुण भारती एलजेपीआर से चुनाव लड़ेंगे। अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई हैं। 25 मार्च के बाद अरुण भारती जमुई लोकसभा सीट से नामांकन करते हुए आपको नजर आएंगे। चिराग की सीट से अरुण भारती चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले हैं। ये वो चेहरा, इसे देख भी लीजिए, क्योंकि अरुण भारती जमुई सीट से अब वो नया चेहरा होंगे जब चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगे। अरुण भारती की पहचान जो है वो चिराग पासवान के बहनोई के तौर पर है। अब तक इस जमुई सीट से चिराग पासवान जीतकर संसद तक जाते नहीं हैं, सांसद चुने गए हैं, लेकिन अब वो हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनकी इस सीट से उनके बहनोई जो हैं अरुण भारती चुनावी मैदान में इस बार। तो रामविलास पासवान के बेटे और एलजेपीआर चिराग पासवान शिरडी साईं बाबा के दरबार पहुंचे अपने पूरे परिवार के साथ। चिराग ने साईं बाबा के दर्शन किए। शिरडी साईं बाबा की आरती में चिराग पासवान शामिल हुए। ये तस्वीरें आपको इस वक्त शिरडी से देखते हुए, जहां पर चिराग पासवान अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए थे। शिरडी साईं दरबार में जाकर मत्था टेका, आशीर्वाद दिया। लोकसभा चुनाव से पहले साईं बाबा के दरबार में चिराग पासवान की मौजूदगी। तो वहीं गया लोकसभा सीट से जीतन राम मांझी एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं। 28 मार्च को नामांकन उनकी तरफ से किया जाएगा। मांझी एनडीए उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करते हुए नजर आएंगे। गया लोकसभा सीट पर जीतन राम मांझी और सर्वजीत जो आरजेडी के तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, आमने सामने उनके बीच आपको चुनाव होते हुए नजर आएगी, जिसमें जनता अब तय करेगी कि उसे किसकी बात पर यकीन है, किसके काम पर यकीन है, किसके साथ जनता जनार्दन खड़ी नजर आती है। लेकिन मुकाबला कड़ा और दिलचस्प होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इस वक्त जीतन राम मांझी के सामने जो प्रतिद्वंदी आरजेडी की तरफ से तय किए गए हैं वो कुमार सर्वजीत। तो बाहुबली के तौर पर पहचान, जिस तरीके से दबंग के तौर पर पहचान कुमार सर्वजीत की रही है। जीतन राम मांझी जिन्हें कैंडिडेट बनाया गया है एनडीए की तरफ से, गया ये वो सीट है जिन हम आरक्षित सीटों की बात करते हैं, उन आरक्षित सीटों में अगर कद्दावर चेहरों की बात कर लीजिए, बड़े चेहरों की बात कर लीजिए, बड़े सीट की बात कर लीजिए, तो उसमें गया, हाजीपुर, ये वो तमाम सीटें हैं जिनमें गया से एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस के सभी अकाउंट को फ्रीज करने पर सवाल जो है वो उठा दिए गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए केवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, जरूरी ये होता है। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी के सभी अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, हम चुनाव प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कई आरोप लगाने के बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी जवाब देने के लिए आते हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है कि खेल की शुरुआत तो भाई कांग्रेस ने ही की थी, बैकडोर से चंदा लेने की परंपरा कांग्रेस ने शुरू की। सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस में जैसे आपाधापी मची हुई है। देखिए, जो चुनाव में बैकडोर से चंदा लेने की परंपरा कांग्रेस के शासनकाल में शुरू, 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के रिजीम में पहली बार चुनाव महंगे हुए। विपक्षी दलों को पूंजीपति और समर्थ लोग पैसा नहीं देते थे, तमाम पैसा ब्लैक मनी के रूप में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिया जाता था। हमें खूब अच्छी तरह से याद है, आपातकाल में जब हम जेल से आए थे, हमें जनता ने चंदा दिया और पूंजीपतियों ने कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया। अब वो सत्ता से बाहर है, कुछ खेल के नियम बदले हैं जिस पर उनकी आपाधापी है, और इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था कि कांग्रेस पार्टी के भी खाते सीज करने पड़े और कुछ नेताओं के भी। अब श्री चिदम्बरम साहब देश के गृह मंत्री थे। ईडी को और आईटी की जो फंक्शनिंग है उसको इतना सुदृढ़ तभी बनाया गया था जिसका खमियाजा
आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी भुगतना पड़ रहा है। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जयसलिया गांव में भीषण हादसा हुआ है। आग में जिंदा जल गए हैं एक ही परिवार के 5 लोग। ये सभी 5 लोगों में 3 बच्चे और माता पिता की दर्दनाक मौत हो गई है। मोतिहारी के मधुबनी गांव के रहने वाले इस परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। खाना पकाते वक्त गैस सिलेंडर में रिसाव हुआ, जिसके बाद जोरदार धमाका होता है और हादसे में पति पत्नी सहित 3 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस और एफएसएल की टीम फिलहाल जांच में जुट गई है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय जी, एक दर्दनाक हादसा कह लीजिए जिसमें बिहार के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। क्या वहां सरकार से, जो राज्य सरकार है, उससे किसी तरह की बातचीत? देखिए, बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, हम सब के लिए पीड़ा देने वाली घटना है। इस घटना के संदर्भ में जैसे ही जानकारी हुई, हमने माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से बात की। उसके बाद के पश्चात उन्होंने कहा कि पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है, पूरी भाजपा उस परिवार के साथ खड़ी है, उसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। वो बिहार भी जाएंगे और क्योंकि देखिए, प्राकृतिक घटना को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो घटना हुई है उस घटना के बाद के सारे उपायों पर सरकार चिंता कर रही है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। संजय मयूख जी, क्या शव को वहां से बिहार लाने की व्यवस्था की जा रही है? एकदम वहां सब कुछ सरकार खड़ी है, वहां का आपदा प्रबंधन विभाग भी खड़ा है और सरकार पूरी तरह से लगातार, मुख्यमंत्री जी स्वयं संपर्क में है, क्योंकि बिहार के लोगों के साथ भजन लाल जी के भी अपने रिश्ते हैं, इसलिए वो मानवीयता के नाते भी सरकार वहां खड़ी है। बिहार के लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन घटना हुई है, यह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर संजय मयूख, जो उनका सीधे तौर पर कहना था कि राज्य सरकार ने हर संभव मदद की बात भी कही है और मृतकों के शव को बिहार लाने को लेकर भी तैयारी की जा रही है। बेगूसराय में अपराधियों ने एक बार फिर हथियार के बल पर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने एचडीएफसी बैंक में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ये पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक जिला एचडीएफसी बैंक की है। बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में अपराधी जो थे वो हथियारों से लैस होकर यहां पर पहुंचते हैं। एचडीएफसी बैंक में प्रवेश कर गन पॉइंट पर सभी कर्मचारियों को बंधक बनाया जाता है और इस लूट की घटना को अंजाम देकर यहां से अपराधी फरार तक हो जाते हैं। फिलहाल इस घटना के बाद बेगूसराय खगड़िया रेंज के टीआईजी रशीद जमा जो हैं वो एचडीएफसी बैंक, कई थाने की पुलिस जो है वो बैंक पहुंचती है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए लोग कैसे यहां पर इस घटना के बाद हतप्रभ हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अभी हम खड़े हैं बेगूसराय के हर हर महादेव चौक पर, जहां पर कि दिन दहाड़े अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए एचडीएफसी बैंक में तकरीबन 20 से 25 लाख लूट की घटना को अंजाम दिया है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अपराधियों ने एक बड़े बाजार में इस घटना को अंजाम दिया है, वो भी दिन दहाड़े। तो वो कहीं न कहीं पुलिस पर एक सवाल जरूर खड़ा कर रहा है, क्योंकि जिस वक्त अपराधियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया उसी वक्त पुलिस प्रशासन के द्वारा सारे बैंकों की जांच पड़ताल की जाती है एवं कितनी गश्ती जो है सुदृढ़ है इसकी भी जांच की जाती है। एचडीएफसी बैंक है, हर हर महादेव चौक। सुबह करीब 11 बजे के लिए यहाँ पे घटना रिपोर्ट हुई है बैंक में जाकर। हम लोग उसमें सीसीटीवी फुटेजेस देख रहे हैं, कुछ न्यूज़ हमारे पास है, किसी को इंजरी नहीं हुई है। बैंक मैनेजर के बतानुसार एग्जैक्ट अमाउंट वो लोग बता रहे हैं, बट यार से इट्स अराउंड 20 लाख। पुलिस के द्वारा लगातार ये दावे किए जाते हैं कि बैंकों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जैसी घटनाएं सामने आई है वो पुलिस पर एक सवालिया निशान खड़ा कर रही है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। वहीं बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां 11वीं के छात्र का प्रदर्शन जो है वो छात्र जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है वो भी बता दें। कॉलेज से स्कूल में ट्रांसफर करने का विरोध जो है वो छात्रों की तरफ से किया जा रहा है और ये वो तमाम छात्र हैं, देखिए कैसे इनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो शुरू हो गया है। कॉलेज के बच्चों को स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जा रहा है।
कई कॉलेजों के छात्र पटना में पहुंचकर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए दिख रहे हैं। कई पार्टी ऑफिस के बाहर ये छात्र पहुंच गए हैं। छात्राएं भी बड़ी संख्या में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कॉलेज से स्कूल में ट्रांसफर करने का विरोध जो है वो शुरू कर दिया गया है और ऐसे में अब इसे लेकर के विरोध के स्वर जो है वो हर तरफ नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ देखिए जुड़ गए। संजय, विरोध के पीछे की बड़ी वजह क्या है? जरा इन छात्रों से भी बात कीजिए और क्या इनसे कोई बातचीत करने के लिए पहुंच रहा है, कोई समझाने के लिए पहुंच रहा है? देखिए, इनका प्रदर्शन आज राजनीतिक दलों के प्रदेश कार्यालयों में हो रहा है और पहले जदयू, फिर आरजेडी और अब भारतीय जनता पार्टी बिहार का ये प्रदेश कार्यालय है, जहां भारी संख्या में स्टूडेंट जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई को अंदर ले जाया गया है। हालांकि जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको बंद कर दिया गया है। तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जो छात्र छात्राएं हैं उनको समझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन प्रदर्शन भी अपनी तरफ से लगातार जारी है। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करते हैं। क्या है पता नहीं वजह क्या, बेवजह कुछ भी तो नहीं ना कर सकते ये लोग। हम लोग की पढ़ाई के साथ तो नहीं खेल सकते, आगे का फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं ये लोग। हम लोग के हेड, पहले सुनिए, अरे सुनो, कोई लड़का लोग को बुलाया, पहले सुनिए। हम लोग का हेड नहीं सुन रहा, बस बात करना। बात पहले क्यों थी, तब क्या होता? पहले क्यों नहीं की? जब हम लोग प्रोटेस्ट करे तभी क्यों? रिया वर्मा बिहार से और कहाँ से सर? बिहार से प्रॉब्लम है। हमारे अभी एक भैया को, एक दो दीदी को लेके गए हैं, सही सलामत वापस लौटना चाहिए, नहीं तो बचेगा नहीं सब। डिमांड है कि हम लोग के सेशन को अभी तक रहने दो, जो 25 का सेशन है उसको कंप्लीट करने दे जी। अभी एक साल हम लोग कहाँ भटकेंगे, गांव से आए हुए सब लोग। क्या चाहती है कि उसको स्कूल में नहीं, कुछ नहीं सुन रहा है। आज से डेट हो गया है। कार स्कूल में कह रहे जाने को। यस नहीं, अभी एक साल कॉलेज में पढ़े, एक साल स्कूल में जाए। राजनंदिनी तो बिल्कुल देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी और ये प्रदर्शन लगातार जारी है। सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं और इनमें जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। फिलहाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इनको ले जाया गया है, बातचीत चल रही है, देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल पटना में इनका प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। विवाह बिल्कुल संजय, यानी नई शिक्षा नीति का विरोध जो है वो इन छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। छात्र ये कह रहे हैं कि भाई अब तक तो पढ़ाई की थी कॉलेज में और अब इस पढ़ाई के बाद आप कह रहे हैं कि चले आइए स्कूलों में, तो ये उनके साथ गलत हो जाएगा। कम से कम ये सेशन उनका कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आप जिस नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं उसे लागू कीजिए। ये इसे लेकर अब ये विरोध जो है वो पार्टी कार्यालयों के बाहर छात्र और छात्राओं का जोर पकड़ता हुआ। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।